हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं रवि भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है वायरस, विषाणु। और वायरस के अंदर हम कुछ विशिष्ट बातें पढ़ चुके थे। वायरस के रासायनिक संगठक क्या क्या होता है, वायरस क्या होते हैं, प्रकृति कैसी होती है, इसको योजक कड़ी क्यों कहा जाता है, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं विषाणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और इनका जो नामकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। आगे और भी टीएमवी वायरस क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे विषाणुओं का संचरण कैसे होता है, हानिकारक वायरस कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे विषाणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। विषाणुओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। विषाणुओं के वर्गीकरण की हम बात करते हैं, किस समूह के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले इसके समूह की बात करें हम तो इनको एकैरियोटा कहते हैं। दोस्तों, किस में रखा गया है? इनको एकैरियोटा के अंदर रखा गया है। कहने का मतलब है दोस्तों, विषाणु के अंदर कोशिका नहीं होती है, इसलिए इनको एकैरियोटा के अंदर रखा गया है। फाइलम की यदि हम बात करें, इसका संघ क्या होगा? फाइलम की यदि हम बात करें तो इसका संघ होता है वाइरा। क्या नाम है दोस्तों? वाइरा। संघ के नाम क्या है? इसका संघ का नाम वाइरा होता है, याद रखना। ऑर्डर की यदि हम बात करें, इसकी गण की बात करें कि किस ऑर्डर के अंदर आता है, तो याद रखना बायरेल्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? बायरेल्स ऑर्डर के अंदर आता है। इसके ऑर्डर का नाम क्या है? बायरेल्स के अंदर आता है। ये जो गण बायरेल्स है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। तीन उपगणों के अंदर, सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड इसको किया गया है। तीन सब ऑर्डर के नाम क्या है? फैगनी, जूफैगनी एंड फाइटोफैगनी। तीन टाइप्स के होते हैं, याद रखना। तीन उपगणों के अंदर इसको बांटा गया है। ये वायरल जो है, याद रखना, इसको तीन उपगणों में बांटा गया है। तीन उपगणों में विभाजित किया गया है। तीन उपगण कौन कौन से हैं? सबसे पहला याद रखना फैगनी होता है। कौन सा होता है? फैगनी होता है। सबसे पहला कौन सा है? फैगनी। फैगनी का अर्थ क्या होता है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फैगनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगनी। तो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जो विषाणु हैं, इनको क्या कहा जाता है? बताओ। फैगनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगनी। दूसरा आता है जूफैगनी। दूसरा कौन सा आता है? जूफैगनी। जूफैगनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो मनुष्य और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जो ह्यूमन के अंदर और अदर जो हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जूफैगनी कहते हैं। तो मनुष्य तथा जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु, मनुष्य तथा जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जो विषाणु होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जूफैगनी कहा जाता है। फिर एक आता है फाइटोफैगनी। फाइटोफैगनी क्या नाम है दोस्तों? फाइटोफैगनी। जू जो शब्द आता है वो हमेशा जीवों के लिए, जंतुओं के लिए आता है, जबकि फाइटो शब्द जो आता है वो हमेशा पेड़ पौधों के लिए आता है।
किसके लिए आता है? पेड़ पौधों के लिए आता है। फाइटोफैगनी का मतलब होता है जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे वायरस या विषाणु को क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइटोफैगनी कहा जाता है। तो पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले जो विषाणु हैं, पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले जो विषाणु हैं उनको क्या कहा जाता है? फाइटोफैगनी के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं ये फाइटोफैगनी के बाद विषाणुओं के नामकरण के बारे में कि विषाणुओं का नामकरण कैसे किया गया था। तो अब हेडिंग लगाएंगे अगला, विषाणुओं का नामकरण। क्या लगाएंगे? विषाणुओं का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, विषाणुओं का नामकरण, विषाणुओं का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस। विषाणुओं के नामकरण की हम बात करें तो दोस्तों नामकरण की जो फेमस सिस्टम है, फेमस पद्धति है, उसका नाम है द्विनाम पद्धति या द्विपद पद्धति कहते हैं उसको। लेकिन विषाणुओं के लिए द्विपद पद्धति उपयुक्त नहीं है, और वो पद्धति उपयुक्त नहीं होने के कारण एक वैज्ञानिक थे गिब्स और एक हैरिसन। क्या नाम है दोस्तों? गिब्स एवं हैरिसन। उन्होंने 1968 के अंदर 1968 में एक नई प्रणाली प्रस्तुत की थी, याद रखना। वो नई प्रणाली क्या है? उसके आधार पर ही विषाणुओं का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। तो नामकरण की याद रखना, द्विपद पद्धति इनके लिए उपयुक्त नहीं है। नामकरण की द्विपद पद्धति इनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो फिर किसने बताया था? याद रखना, गिब्स एवं हैरिसन ने। तो गिब्स एवं हैरिसन के अनुसार, गिब्स एवं हैरिसन के अनुसार किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो गिब्स एवं हैरिसन के अनुसार नामकरण के लिए एक नई प्रणाली दी थी। इसके अनुसार विषाणु के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, याद रखना। इसके अनुसार विषाणु के कितने भाग होते हैं? इसके अनुसार जो विषाणु होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला भाग होता है प्रथम भाग, पहला होता है प्रथम भाग, और एक होता है दोस्तों दूसरा भाग। एक कौन सा होता है? दूसरा भाग होता है। प्रथम भाग क्या होता है? प्रथम भाग में तो विषाणु का प्रचलित नाम आता है। कोई भी जो कॉमन नेम होता है उसको क्या कहते हैं? प्रचलित नाम कहते हैं। विषाणु का प्रचलित नाम जो होता है वो इसका प्रथम भाग होता है। वायरस का प्रचलित नाम, वायरस का प्रचलित नाम क्या कहलाता है? प्रथम भाग कहलाता है, याद रखना, कॉमन नेम। दूसरे भाग में क्या आता है? उस वायरस के बारे में जो कोडोन इंफॉर्मेशन है, जो सांकेतिक सूचना है, वो उसके बारे में बताता है, जिसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राम कहा जाता है, याद रखना। यानी विषाणु के बारे में ये सांकेतिक सूचना देता है। विषाणु के बारे में सांकेतिक सूचना देता है। विषाणु के बारे में सांकेतिक सूचना देता है, ना, यानी कोडोन इंफॉर्मेशन। कोडोन इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये दूसरा भाग जो होता है इसको बीज लेख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दूसरे भाग को बीज लेख के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो भाग होता है जिसमें सांकेतिक सूचना होती है, इसमें कोडोन इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्रिप्टोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्रिप्टोग्राम के नाम से जाना जाता है, या इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बीज लेख कहते हैं। हालांकि बीज लेख जो होता है दोस्तों परिवर्तनीय होता है, क्योंकि अनुसंधानों के फलस्वरूप जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं के आधार पर ही इसका क्रिप्टोग्राम रखा जाता है, याद रखना। इसलिए पहला नाम तो हमेशा अपरिवर्तनीय होगा। कैसा होगा? ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये अपरिवर्तनीय रहता है। जबकि दूसरा भाग जो होता है ये परिवर्तनीय होता है। कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है, चेंजेबल होता है। ये नॉन चेंजेबल होता है और ये कैसा होता है दोस्तों? चेंजेबल होता है। आगे हम बात करते हैं
ये विषाणु का जो प्रत्येक बीजलेख होता है, प्रत्येक क्रिप्टोग्राम होता है दोस्तों, इसमें टोटल 4 पेयर इंफॉर्मेशन कोडन होते हैं या 4 जोड़ी सांकेतिक सूचना के युग्म पाए जाते हैं। पहला युग्म, दूसरा युग्म, तृतीय युग्म और चौथा युग्म। इनके आधार पर मैं एक टीएमबी वायरस का नामकरण आपको करके बताऊंगा कि उसका नामकरण किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उसके अंदर सांकेतिक सूचनाएं निहित होती हैं। तो विषाणु के प्रत्येक बीजलेख में याद रखना कितने कोडन होते हैं, 4 जोड़ी सांकेतिक सूचनाओं के युग्म पाए जाते हैं। तो विषाणु के जो बीजलेख होता है, इस बीजलेख में याद रखना 4 जोड़ी सांकेतिक सूचना के युग्म होते हैं। कितने होते हैं, 4 जोड़ी सांकेतिक सूचना के युग्म होते हैं, याद रखना। कोडेड इंफॉर्मेशन पेयर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, कोडेड इंफॉर्मेशन पेयर्स के नाम से इनको जाना जाता है। कौन कौन सा है, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला युग्म। पहला युग्म जो होता है, याद रखना, इसको फर्स्ट पेयर के नाम से जाना जाता है। पहला युग्म हमें क्या बात बताता है, क्या सूचना देता है, क्या कोडोन है इसके अंदर। एक तो विषाणु में अम्ल का प्रकार कौन सा है, और जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है उसमें रज्जुओं की संख्या कितनी है। इन दोनों के बारे में कौन बताता है, याद रखना, पहला युग्म बताता है। तो विषाणु में अम्ल का प्रकार, विषाणु में अम्ल का प्रकार। पहले तो हम क्या लिखते हैं, अम्ल कौन से प्रकार का होता है, विषाणु में अम्ल का प्रकार क्या है। फिर हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुकों की संख्या कितनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुकों की संख्या कितनी होती है, पहला पेयर। दूसरा पेयर कौन सा आता है, दूसरा युग्म सेकंड पेयर की बात करें हम, दूसरा युग्म क्या बात बताता है, ये किसकी सूचना देता है, न्यूक्लिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, न्यूक्लिक अम्ल का आणविक भार कितना है, और न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों का जो अपॉन है, वो क्या होता है, दूसरा युग्म होता है। यानी न्यूक्लिक एसिड का आणविक भार क्या होता है, आणविक भार, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड का आणविक भार क्या है, और इसमें न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये सेकंड युग्म बताता है। फिर बात आती है तृतीय युग्म की। थर्ड पेयर, टोटल 4, प्रत्येक क्रिप्टोग्राम के अंदर 4 जोड़ी सांकेतिक सूचनाएं होती हैं। तीसरा पेयर क्या बात बताता है, तीसरा पेयर दोस्तों याद रखना विषाणु के आकार के बारे में बात करता है कि विषाणु का आकार कैसा है और उसके न्यूक्लिक अम्ल का आकार कैसा है। यानी विषाणु का आकार और न्यूक्लिक अम्ल का आकार, विषाणु का आकार तथा उसके न्यूक्लिक अम्ल का आकार, विषाणु का आकार तथा न्यूक्लिक अम्ल का आकार। चौथा युग्म क्या बताता है, फोर्थ पेयर, फोर्थ पेयर क्या बताता है, चौथा युग्म जो होता है ये किसके बारे में बताता है कि परपोषी का प्रकार कैसा है। वायरस जिस सेल के अंदर, जिस होस्ट सेल में अपना रिप्रोडक्शन करता है, उस परपोषी का प्रकार कौन सा है, होस्ट का टाइप कौन सा है। दूसरा, उसके ट्रांसमिशन में वाहक कौन सा प्रयोग में लाया गया है। इन दोनों के बारे में कौन बताता है, याद रखना, चौथा प्रकार बताता है। कौन बताता है, चौथा प्रकार। तो परपोषी का प्रकार, होस्ट परपोषी का प्रकार। इसके अलावा हम बात करें संचरण में प्रयुक्त वाहक कौन सा है, संचरण में प्रयुक्त वाहक कौन सा, याद रखना, वेक्टर कौन सा होता है, वाहक को हम कहते हैं वेक्टर।
तो ये हमारे टोटल एक क्रिप्टोग्राम के अंदर टोटल 4 आनुवांशिक कोडॉन होते हैं, 4 जेनेटिक कोडॉन होते हैं, याद रखना। इनको हम सांकेतिक सूचना के नाम से जाना जाता है। पहला युग्म हमेशा किसके बारे में बताता है कि विषाणु में अम्ल का प्रकार कौन सा है, विषाणु में अम्ल का प्रकार कौन सा है, और न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुकों की संख्या कितनी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। दूसरा हमें बताता है कि न्यूक्लिक एसिड का आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट कितना है और न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये बताता है। तीसरा युग्म हमें बताता है कि विषाणु का आकार कैसा है और न्यूक्लिक अम्ल का आकार कैसा है। चौथा युग्म हमें बताता है कि परपोषी का प्रकार कौन सा है और संचरण में प्रयुक्त वाहक कौन कौन सा है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के तौर पर अपन इस सारी चर्चा को अपन करते हैं। उदाहरण हम लेते हैं तंबाकू मोजेक विषाणु, इंपोर्टेंट है, याद रखना, यही पूछा जाता है। बीएससी लेवल तक हमारे इसी का एग्जाम्पल दे रखा है, तो आएगा तो आपको टीएमबी वायरस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं टीएमबी वायरस का बीज लेख। टीएमबी वायरस का बीज लेख, क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमबी वायरस। टीएमबी वायरस का बीज लेख की यदि हम बात करें तो इसका बीज लेख क्या होगा दोस्तों, इसका बीज लेख होता है, सबसे पहले अपन लिखेंगे R/1, फिर अपन लिखते हैं इसमें 2/5, फिर रेशियो लगाएंगे, उसके बाद E/E, उसके बाद S/S। इनका अर्थ क्या है, ये चर्चा हम इस उदाहरण के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले अपन ने ये R1 का मतलब क्या है, तो पहला युग्म, इसका डिस्क्रिप्शन अपन देते हैं। पहला युग्म में मैंने आपको बताया था क्या क्या बताता है, एक तो न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार बताता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल याद रखना आरएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, आरएनए। तो इसको किससे डिनोट करेंगे बताओ, आर से। तो हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। फिर बात आती है कि कैसा होता है ये, तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक रज्जुकी होता है, तो इसलिए हमने इसको क्या रखा है, एक लिख दिया। तो बात आई समझ में, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है तो आर लिख दिया, अपॉन एक रज्जुकी होता है तो अपन ने एक लिख दिया। फिर बात आती है दूसरा युग्म। दूसरा युग्म हमें बताता क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार 2 होता है। कितना होता है, 2। ये लाखों में होता है होने को तो, लेकिन इसको अप्रोक्स अपन 2 से डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार जो होता है वो होता है 2, लाखों के अंदर होता है, याद रखना ये अणुभार। दूसरा प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो याद रखना 5% पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी है दोस्तों, तो 5% होता है। तो अपन लिख दिया 2/5, पहले मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, फिर उसमें न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा लिख दी। फिर आता है तीसरा युग्म। तीसरे युग्म की हम बात करें तो इसमें विषाणु का आकार कैसा होता है, तो दोस्तों विषाणु का आकार इसका बड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं दीर्घित। क्या कहते हैं, दीर्घित। विषाणु का आकार कैसा होता है, बड़ा, और बड़े को हम कहते हैं एलोंगेटेड। क्या कहते हैं, एलोंगेटेड कहते हैं। इसलिए इसको अपन किससे दर्शाया, याद रखना, ई से दर्शाया, तो ये लिख दिया हमने ई। फिर विषाणु का आकार की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल का आकार कैसा होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल का आकार भी इसमें दीर्घित होता है। न्यूक्लिक अम्ल का आकार भी कैसा होता है दोस्तों, दीर्घित होता है। कैसा होता है, दीर्घित। इसके अलावा हम बात करें, अब दीर्घित को, इसको भी क्या लिखते हैं अपन, ई लिखते हैं, तो क्या लिख दे, E/E। फिर बात आती है S/S का मतलब क्या है, तो चतुर्थ युग्म हमें क्या बताता है, चतुर्थ युग्म जो होता है ये परपोषी के बारे में बताता है। चतुर्थ युग्म जो होता है ये बताता है कि परपोषी का प्रकार कौन सा है, परपोषी बीज युक्त जो पादप है, परपोषी बीज युक्त पादप, परपोषी बीज युक्त पादप कैसा है, बीज युक्त पादप है, यानी इसको स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है। और स्पर्मेटोफाइट को किससे दर्शाते हैं बताओ, एस से, तो हमने एस दिया।
अपॉन विषाणु का संचरण किससे होता है, तो विषाणु का संचरण होता है दूषित कोशिका रस के द्वारा, जिसको हम कहते हैं सेल सैप, और सैप एस से स्टार्ट होता है, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो विषाणु का जो संचरण होता है वो संदूषित दूषित रस के द्वारा होता है, जिसको हम लिखते हैं सैप। क्या लिखते हैं, सैप, तो अपने एस लिख दिया। तो ये चारों हमने युग्म यहां पर लिख दिए हैं दोस्तों। चारों युग्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका नामकरण क्या हो जाएगा। सबसे पहला युग्म बताता है कि न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए, तो हमने लिख दिया आर अपॉन। दूसरा न्यूक्लिक अम्ल होता कैसा है, एक रज्जु की है, द्विरज्जु की है तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक रज्जु की होता है, तो हमने लिख दिया आर अपॉन आर रेशो। फिर न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार कितना होता है और न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो हमने लिख दिया 2:2:5, 2/5 फिर रेशो। फिर तीसरा युग विषाणु का आकार कैसा होता है, तो विषाणु का आकार होता है दोस्तों दीर्घित, इलोंगेटेड बोलते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल का आकार भी कैसा होता है, दीर्घित होता है, तो E/E। फिर चतुर्थ युग परपोषी बीजयुक्त पादप स्पर्मेटोफाइट कहते हैं एस, और कोश का रस के द्वारा इसका संचरण होता है, तो हमने लिख दिया S/S। ये चर्चा हो चुकी है दोस्तों, याद रखना विषाणुओं का नामकरण कैसे किया जाता है। बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनके बारे में हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन भर्ती परीक्षाओं के लिए ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था ये हमारा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अब पादप विषाणुओं का संचरण कैसे होता है, प्लांट वायरसेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो हेडिंग डालेंगे पादप विषाणुओं का संचरण। पादप विषाणुओं के संचरण की हम बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेज, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेज, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, विषाणु नॉन लिविंग होता है एनवायरनमेंट के अंदर, अर्थात वायरस अचल होते हैं। कैसे होते हैं, अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब इनको एक से दूसरे परपोषी तक जाने के लिए इनका संचरण जो होता है वो कुछ वाहकों के माध्यम से होता है। माना कि आप चल नहीं सकते या कोई ऐसा जीव चल नहीं सकता, अब उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, उसका ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए हमें गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हमें वाहन की आवश्यकता पड़ेगी। उस वाहन को हम कहते हैं वाहक। वाहक का अर्थ होता है वेक्टर, वेक्टर यानी होता है ले जाने वाला, जो ले जाता है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अलग अलग विधियों के द्वारा होता है, स्पर्श द्वारा भी हो सकता है, पराग कणों के द्वारा हो सकता है, मिट्टी के द्वारा हो सकता है, एकांतरित रूप से हो सकता है। ऐसी कई विधियां हैं जिनके द्वारा पादप विषाणुओं का संचरण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विधि के बारे में। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि विषाणु जो होते हैं, याद रखना, वो कैसे होते हैं, अचल होते हैं। कैसे होते हैं, अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनका संचरण जो होता है वो वाहकों के द्वारा होता है। संचरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वाहकों के द्वारा होता है। विधियों की बात करें हम, मेथड्स के बारे में बात करें, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा पादप विषाणुओं का संचरण होता है। सबसे पहली विधि जो है दोस्तों, स्पर्श द्वारा संचरण। स्पर्श द्वारा संचरण हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट। ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट में आने से भी याद रखना ट्रांसमिशन होता है। जैसे हम बात करें एक टीएमबी मोजेक वायरस, जो कि हमारा इंपोर्टेंट वायरस आता है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल भी आता है, याद रखना। इसके अंदर जो संचरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, स्पर्श के द्वारा ही होता है।
टीएमबी के अलावा आलू के अंदर भी होता है, जो कुकुरबिट्स होते हैं, बेल वाले जो पादप होते हैं, लौकी, कद्दू वगैरह, खीरा वगैरह, इनके अंदर भी इस विधि के द्वारा संचरण होना एक सामान्य विधि होती है। बहुत से पादपों में क्या होता है, एक पादप दूसरे पादप के साथ रगड़ खाता है, और जब रगड़ खाता है तो उनका जो सेल शेप होता है, जो उसके अंदर भरा हुआ जो कोश का द्रव्य है एक तरीके से, वो सेल शेप एक दूसरे के संपर्क में आता है, जिससे जो वायरस होता है वो स्वस्थ पौधे से कहां विषाणु स्वस्थ पौधों में संक्रमण हो जाता है, स्वस्थ पौधे के अंदर वो चला जाता है। माना कि एक पौधा इन्फेक्टेड है या उस पर कोई वायरस है, जैसे एक पौधा दूसरे पौधे के साथ रगड़ खाएगा तो उनका जो सेल शेप है, उनका जो कोशिका द्रव्य है एक तरीके से, वो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, एक दूसरे से मैच करेगा, रगड़ खाएगा, यानी एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। याद रखना, तंबाकू, आलू, कुकुरबिट्स आदि में ये सामान्य विधि मानी जाती है, टीएमबी के अंदर इसी विधि के द्वारा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि टीएमबी में इसी विधि के द्वारा होता है। इसके अलावा आलू, कुकुरबिट्स आदि में संचरण की सामान्य विधि है, आदि में संचरण की कैसी विधि है, याद रखना सामान्य विधि है ये। इसमें क्या होता है, सेल शेप के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण, बात मैंने आपको समझाई दी है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया है मेरी लैंग्वेज के अंदर कि सेल शेप के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण क्या होता है दोस्तों, स्वस्थ पौधा क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। स्वस्थ पौधा संक्रमित हो जाता है, स्वस्थ पौधा कैसा हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। एक विधि होती है रोपण, जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं दोस्तों, एक तो पार्ट लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉक, स्कंद, और एक होता है कलम, जिसको हम कहते हैं एशियन। स्कंद और कलम जब आपस में परस्पर संपर्क करते हैं और माना कि इन दोनों में से किसी एक में कोई वायरस है, तो वो विषाणु जो होता है वो दूसरी कोशिका के अंदर, परपोषी के अंदर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। जैसे हम बात करें रोपण प्रक्रिया, रोपण का मतलब होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है स्कंद, स्कंद को हम कहते हैं स्टॉक, और एक होते हैं जिसमें हम, इसमें तो ग्राफ्ट किया जाता है, और जिसको हम ग्राफ्ट करते हैं उसको कहते हैं कलम। सुना होगा हमने कलम बांधना, कलम लगाना, पेड़ पौधों में किया जाता है, याद रखना ये। स्कंद और कलम, इन दोनों में से कोई भी एक संक्रमित है तो एक से दूसरे में ये हो जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक भाग संक्रमित होने पर संचरण हो जाता है। तो ये इस तरीके से, इसको पर क्या कहते हैं, इस पर द्वारा संचरण। अमरवेल जो होता है दोस्तों, उसके अंदर प्राकृतिक रोपण पाया जाता है। कैसा होता है, प्राकृतिक रोपण होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर नोट लगा करके, अमरवेल जो होती है, याद रखना, उसमें प्राकृतिक रोपण होता है। अमरवेल जो होती है इसमें प्राकृतिक रोपण होता है। तो ये बात वो हुई दोस्तों हमारी पहली विधि, जिसका नाम क्या है, स्पर्श द्वारा संचरण। स्पर्श द्वारा संचरण। दूसरी जो विधि आती है हमारी, उसका नाम क्या है, सेकंड मेथड का नाम है दोस्तों बीजों तथा कायिक प्रवर्धकों द्वारा संचरण। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है वेजिटेटिव प्रोपागुल्स, छोटे छोटे पार्ट अलग से वृद्धि निकलने लगती हैं उनके द्वारा, और बीजों के द्वारा भी, याद रखना, विषाणुओं का संचरण हो जाता है। तो बीजों तथा कायिक प्रवर्धकों द्वारा संचरण। ट्रांसमिशन थ्रू सीड्स एंड ट्रांसमिशन थ्रू सीड्स एंड वेजिटेटिव प्रोपागुल्स।
कैसे होता है इसके अंदर, ये चर्चा हम इसमें करते हैं। जैसे कोई संक्रमित पादप है, इन्फेक्टेड प्लांट है, उससे उत्पन्न जो पार्ट होते हैं, जैसे बीज हो सकता है, बीजों का चोल हो सकता है, सीड कोट हो सकता है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष हो सकता है, या उसका भ्रूण हो सकता है एम्ब्रियो, उसके अंदर विषाणु होते हैं। भाई जब पौधा संक्रमित है तो निश्चित सी बात है उसकी जो पार्ट है उसके अंदर भी क्या होंगे, वायरस होगा, वो भी वायरस इन्फेक्टेड पार्ट होगा। तो ऐसे बीजों को यदि अपन उगाते हैं तो उससे हमें संक्रमित पौधे प्राप्त होते हैं। इसको हम कहते हैं बीजों द्वारा संचरण। क्या कहते हैं, बीजों द्वारा संचरण। तो हम लिख सकते हैं संक्रमित पौधे जो होते हैं, संक्रमित पौधों से उत्पन्न बीज, जिसको हम सीड कहते हैं, बीज आवरण, सीड कोट, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म भ्रूण, एम्ब्रियो, कोई भी है याद रखना, इस भ्रूण में क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। भ्रूण में क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। और ऐसे पादपों के, ऐसे बीजों को उगाने पर क्या होते हैं, संक्रमित पौधे उत्पन्न होते हैं। ऐसे बीजों को रोपण करने से या उगाने से संक्रमित पादप प्राप्त होते हैं। संक्रमित पादप क्या होते हैं दोस्तों, प्राप्त होते हैं। तो ये बीजों के द्वारा होता है। कैसे होता है, बीजों के द्वारा होता है। इसी प्रकार हम बात करें जो कायिक प्रवर्ध होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागुल्स, जैसे कंद, ट्यूबर, घनकंद, कौन, प्रकंद, राइजोम, कर्तन, स्टेम कटिंग, स्टेम काटते हैं, कर्तन कहलाता है। घनकंद होता है, इसे अरबी वगैरह है, घनकंद का उदाहरण है। अदरक है, प्रकंद का उदाहरण है। आलू है, कंद का उदाहरण है। इनसे भी संक्रमित पादप से ही प्राप्त किए गए, याद रखना, और इनसे भी रोगी पादप ही उत्पन्न होते हैं। कायिक प्रवर्धों जैसे कंद, जिसको कहते हैं ट्यूबर, क्या कहते हैं, ट्यूबर। घनकंद, घनकंद को हम कहते हैं कॉर्न, क्या कहा जाता है, कॉर्न कहते हैं। एक आता है प्रकंद, जिसको हम कहते हैं राइजोम, क्या कहते हैं, राइजोम। एक कहते हैं कर्तन, कर्तन विधि, जिसको हम कहते हैं स्टेम कटिंग, क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग। ये जो है याद रखना, यदि संक्रमित पादप से प्राप्त किए गए हैं, यदि ये संक्रमित पादप से प्राप्त किए गए हैं, संक्रमित पादप से प्राप्त हैं, तो याद रखना दोस्तों, ये रोगी पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इनसे कैसे पौधे उत्पन्न होंगे, रोगी पौधे उत्पन्न होंगे। तो ये हमारी तीसरा जो मेथड था, दूसरा सेकंड नंबर पर, बीजों तथा कायिक प्रवर्धों के द्वारा संचरण। तो बीज के अंदर, जो बीज से उत्पन्न होता है कोई भी पादप है, उस पादप के अंदर एंडोस्पर्म हो सकता है, उसका एम्ब्रियो हो सकता है, सीड कोट हो सकता है। यदि कहीं न कहीं वो रोग से ग्रसित है तो निश्चित सी बात है उसका बीजारोपण करेंगे तो आगे भी उस विषाणु का संचरण होता है। इसी प्रकार से कायिक प्रवर्ध, कंद हो सकता है, घनकंद हो सकता है, प्रकंद हो सकता है, कर्तन हो सकता है। ये संक्रमित पादप से यदि प्राप्त हैं तो इनसे भी बाद में रोगी पादप उत्पन्न होते हैं। अगला जो आता है हमारा तीसरा नंबर पर, उसका नाम है भूमि तथा कवक द्वारा संचरण। क्या नाम है, भूमि तथा कवक द्वारा संचरण। तीसरा आता है
भूमि तथा कवक द्वारा संचरण। ट्रांसमिशन थ्रू नेमेटोड्स एंड फंजाई। ट्रांसमिशन थ्रू नेमेटोड्स एंड फंजाई। नेमेटोड्स और फंगस के द्वारा भी क्या होता है दोस्तों, संचरण होता है। इसमें सिंचाई के पानी द्वारा हो सकता है। भूमि से कैसे होगा याद रखना, सिंचाई के पानी द्वारा हो सकता है, पहली बात। दूसरा, कुछ कृमि होते हैं जैसे लॉन्गिडोरस, जिफिनिमा, ट्राइकोडोरस, काइट्रिड समूह के, ये याद रखना दोस्तों, इनके जो समूह होते हैं, इनके एक कोश के कवक वगैरह भी जो होते हैं, ये अनेक विषाणुओं को क्या करते हैं, संचरण करते हैं। तो कुछ कृमि हैं, कुछ कृमि जैसे लॉन्गिडोरस, क्या नाम है दोस्तों, लॉन्गिडोरस जिफिनिमा, लॉन्गिडोरस। इसके अलावा एक आता है जिफिनिमा, क्या नाम है, जिफिनिमा याद रखना। एक आता है ट्राइकोडोरस, क्या नाम है, ट्राइकोडोरस। और एक कवक होते हैं, इनका एक समूह होता है, इसको काइट्रिड समूह कहा जाता है, याद रखना। काइट्रिड समूह के एक कोशिकीय कवक, काइट्रिड समूह के एक कोशिकीय कवक जो होते हैं, याद रखना, इनके द्वारा विषाणुओं का क्या होता है, संचरण होता है। वायरस का क्या होता है, इनके द्वारा संचरण होता है। तो ये कृमि के द्वारा भी हो सकता है और भूमि के द्वारा भी हो सकता है। जैसे हम बात करें तंबाकू वायरस जो होता है टीएमबी और तंबाकू का बोनापन, जैसे हम बात करें टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस, और एक तंबाकू का बोनापन रोग और होता है, तंबाकू का बोनापन। ये दो रोग होते हैं तंबाकू के, बोनापन कहते हैं, टोबैको स्टंट वायरस के नाम से जाना जाता है इसको, टोबैको स्टंट वायरस के नाम से जाना जाता है। तंबाकू का बोनापन जो है, याद रखना, ये तंबाकू का बोनापन जो होता है, इसका संचरण ओलपीडियम ब्रैसिकी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ओलपीडियम ब्रैसिकी के द्वारा होता है, कृमि के द्वारा होता है, ओलपीडियम ब्रैसिकी, ओलपीडियम ब्रैसिकी द्वारा होता है। और एक जो रोग होता है दोस्तों, उसका नाम क्या है, आलू के विषाणु एक्स होता है, आलू का पोटैटो वायरस एक एक्स होता है, उसका संचरण एक कवक के द्वारा होता है जिसका नाम है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। क्या नाम है, सिनकाइट्रिकम इंडोबायोटिकम। यानी आलू का विषाणु एक्स या पोटैटो वायरस एक्स का जो संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, इसके द्वारा होता है, याद रखना। तो ये तीसरा हमारा जो है उसका नाम क्या है दोस्तों, कवक एवं भूमि के द्वारा संचरण। चौथा नंबर जो आता है उसका नाम है कीटों द्वारा संचरण। चौथी जो विधि आती है उसका नाम क्या है, कीटों द्वारा संचरण। चौथी विधि आती है कीटों द्वारा संचरण, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट्स। ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट्स, कीटों के द्वारा संक्रमण की हम बात करें तो दोस्तों कुछ कीट होते हैं, जैसे होता है प्लांट हॉपर, पादपों का टिड्डा होता है, इसको पादप फुदक कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप फुदक। पादप फुदक, पादपों में फुदकता, ये कभी इधर फुदका कभी उधर फुदका, इसलिए तो पादप फुदक कहते हैं। इसको प्लांट हॉपर कहते हैं। प्लांट हॉपर होता है ना, पादपों में फुदकने वाला हॉपर टिड्डा होता है, उसको अपन बोलते हैं। एक इसमें एफिड्स आते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, याद रखना। एक पात फुदक होता है जो पत्तियों पर फुदकता है, इसको लीफ हॉपर कहते हैं। पात फुदक को क्या कहते हैं, लीफ हॉपर कहते हैं, याद रखना, जो पत्तियों पर फुदकता है। पात यानी पात, पात पात यानी पत्ती, पात फुदक कहते हैं इसको, पत्ती फुदक कहा जाता है। एक होता है श्वेत मक्खी,
श्वेत मक्खी के द्वारा भी संचरण होता है, याद रखना। इसको व्हाइट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। व्हाइट फ्लाई द्वारा क्या हो जाता है, संचरण हो जाता है। तो पादप फुदक, एफिड्स, पात फुदक, व्हाइट फ्लाई, इनके द्वारा ये वाहक होते हैं, इनके द्वारा भी क्या होता है दोस्तों, विषाणुओं का संचरण होता है। इनकी जो लार ग्रंथि होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा संक्रमित पौधे से स्वस्थ पादप के अंदर क्या होता है, विषाणुओं का संचरण। यानी इनमें जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन लार ग्रंथियों द्वारा होता है, लार ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, संचरण होता है। किसका, विषाणु का संचरण होता है। संक्रमित पौधे से स्वस्थ पादप के अंदर संक्रमण हो जाता है। जैसे हम बात करें, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आता है तंबाकू का मोजेक विषाणु। तंबाकू का मोजेक विषाणु, क्या नाम है दोस्तों, तंबाकू का मोजेक विषाणु। याद रखना दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है, घास फुदक के द्वारा होता है। घास फुदक का नाम क्या होता है, मेलेनोप्लस, मेलेनोप्लस डिफ्रेंशियलिस, क्या नाम है दोस्तों इसका, मेलेनोप्लस डिफ्रेंशियलिस। इसको घास फुदक कहते हैं, ग्रास हॉपर के नाम से जाना जाता है। इसको घास फुदक कहते हैं, इसको ग्रास हॉपर के नाम से जाना जाता है, घास फुदक कहते हैं। क्या कहते हैं, घास फुदक कहते हैं। एक आता है मक्के का मोजेक विषाणु, मक्के का मोजेक विषाणु, क्या नाम है बताओ, मक्के का मोजेक विषाणु। और ये दोस्तों माइजस के द्वारा होता है। माइजस क्या है, एक एफिड्स होता है। माइजस क्या है, एफिड्स है। माइजस क्या है, याद रखना, एफिड्स होता है। तो मक्के का मोजेक विषाणु का संचरण होता है। एक आता है भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक विषाणु, इंपोर्टेंट है। भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक विषाणु, भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक विषाणु, इसको कहते हैं येलो बेन मोजेक वायरस, येलो बेन मोजेक वायरस। भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक विषाणु जो कि बेमिशिया एलोरोडस के द्वारा होता है, बेमिशिया एलोरोडस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बेमिशिया एलोरोडस के द्वारा होता है। याद रखना, किसके द्वारा होता है, बेमिशिया एलोरोडस के द्वारा होता है। एक आता है दोस्तों मक्के का धारीदार रोग विषाणु, मक्के का धारीदार रोग विषाणु, मक्के का धारीदार रोग विषाणु मेज मोजेक वायरस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मेज मोजेक वायरस के नाम से जाना जाता है। और मक्के का धारीदार रोग विषाणु जो होता है वो शिकेडुलिना बिला के द्वारा होता है, जो कि एक पात फुदक है। कैसा फुदक है, पात फुदक है, जिसको लीप हॉपर के नाम से जाना जाता है। शिकेडुलिना, शिकेडुलिना, इसको लीफ होपर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, लीफ होपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लीफ होपर कहते हैं। ये पात फुदक होता है। क्या होता है, पात फुदक है, लीफ होपर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कीटों के द्वारा क्या हो जाता है, संचरण हो जाता है। अगला हम बात करते हैं, पांचवी विधि है मिट्टी द्वारा संचरण। कौन सा है, मिट्टी द्वारा संचरण, सॉइल के द्वारा होता है। मिट्टी द्वारा संचरण यानी सॉइल के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन बाय सॉइल, मिट्टी के द्वारा भी क्या होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन होता है। इनको सॉइल बॉर्न वायरस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको, सॉइल बॉर्न, बॉर्न का अर्थ होता है जन्म लेना, याद रखना। सॉइल बॉर्न वायरस के नाम से जाना जाता है, या इनको हिंदी में कहते हैं मृदोड़ विषाणु। क्या कहते हैं इनको, मृदोड़ विषाणु के नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें पोटैटो मोजेक वायरस, आलू के अंदर फैलता है, याद रखना, पोटैटो मोजेक वायरस। ठीक है, पोटैटो मोजेक वायरस है। व्हीट मोजेक वायरस हो गया,
गेहूं का, बीट, मोजेक वायरस हो गया, इनके अंदर भी मिट्टी के द्वारा होता है। इसके अलावा हम बात करें ओट्स, जई का होता है, जई जई होती है ओट्स, याद रखना, ओट्स, मोजेक वायरस। एक तो होता है जौ और एक होता है दोस्तों जई। जई का आटा होता है वो क्या कहलाता है, ओट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ओट्स। तो मिट्टी के द्वारा भी क्या हो जाता है, संचरण हो जाता है। इनके अंदर मिट्टी के द्वारा संचरण होता है, जिनको सॉइल बोर्न वायरस कहते हैं या मृदोड़ विषाणु के नाम से जाना जाता है। छठा आता है पराग कणों के द्वारा। किसके द्वारा आता है, पराग कणों द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन बाय पोलन ग्रेन्स। ट्रांसमिशन बाय पोलन ग्रेन्स। पराग कणों के द्वारा भी, परागकण क्या होते हैं, परागकण पेड़ पौधों में मेल गैमेट्स का काम करते हैं, नर युग्मक का काम करते हैं। पराग कोश के अंदर परागकण बनते हैं। परागकण पराग कोश से निकल करके आगे वर्तिका के भाग में ही पहुंचते हैं, याद रखना, जिससे जनन क्रिया होती है। तो परागकण पौधे का नर युग्मक के रूप में काम करता है, जनन में सहायक होता है, याद रखना। इसके द्वारा वायरस का संचरण भी होता है, याद रखना। जैसे हम बात करें, एक विषाणु होता है जिसका नाम है ऊतकक्षयी, ऊतकक्षयी चकता, ऊतकक्षयी वलय चकता विषाणु कहते हैं, वलय चकता विषाणु। ये दोस्तों सारा हमारा बीएससी लेवल का पार्ट चल रहा है, याद रखना। ये बीएससी लेवल पर ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो अपन थोड़ा 12 से ऊपर लेके चल रहे हैं, ताकि अपन को पीजीटी, टीजीटी कोई भी पेपर हो उसमें कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, याद रखना। तो ऊतकक्षयी वलय चकता विषाणु, इसको नेक्रोटिक वायरस के नाम से जाना जाता है, नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस के नाम से जाना जाता है। इसको नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस, नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस जो होता है, इसके अंदर पराग कणों के द्वारा होता है। एक आता है दोस्तों फली मोजेक विषाणु। क्या आता है, फली मोजेक विषाणु, जिसको कहा जाता है बीन मोजेक वायरस। क्या कहा जाता है, बीन मोजेक वायरस के नाम से जाना जाता है। और लास्ट विधि है दोस्तों एकांतर परपोषियों द्वारा, एकांतर परपोषियों द्वारा संचरण। एकांतर परपोषी का मतलब होता है एकांतर रूप से होता है, याद रखना दोस्तों, ट्रांसमिशन थ्रू अल्टरनेट होस्ट, ट्रांसमिशन थ्रू अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर रूप से होता है। कैसा होता है, एकांतर रूप से होता है। जैसे कुकरबिट मोजेक विषाणु जो होता है, जो कुकरबिट कुल के पादप हैं, उनके अंदर मोजेक वायरस लग जाता है, उसमें एकांतर परपोषियों के द्वारा होता है। एक भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक विषाणु होता है, उसमें भी एकांतर परपोषियों के द्वारा स्थानांतरण होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक विषाणु, भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक विषाणु। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कुकरबिट मोजेक विषाणु, कुकरबिट मोजेक विषाणु। तो दोस्तों ये हमारा जो पार्ट हुआ है वो कौन सा हुआ है, याद रखना, पादपों के अंदर विषाणुओं का ट्रांसमिशन, संचरण किस प्रकार से होता है, ये चर्चा हमने इस टॉपिक के इस वीडियो के अंदर की है। अभी वायरस का और भी पार्ट बचा हुआ है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से मिलेंगे अपन। सभी को थैंक्स।